हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ ली थी, हमने देख लिया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर ली थी। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ते थे तो हम देख रहे थे इस जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था वो डिक्रीज हो रहा था, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो एनर्जी लिबरेट हो रही थी वो डिक्रीज हो रही थी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ती है उसी का वो इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ। तो वो भी एक क्या था, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एक तरीके का एप्लीकेशन पार्ट था, वो हाइपर कॉन्जुगेशन था। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन मेरा क्या है कि सपोज दैट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। सपोज दैट ये कार्बन है, ये है मान लो CH3 CH2 माइनस। तो बच्चे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वो अगर किसी को इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एल्कीन में देखो होता क्या है। एल्कीन किससे बना है, पाई बॉन्ड से बना है, और पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड जो ये पाई बॉन्ड है इसको मैं कह रहा हूं ए और ये कह रहा हूं बी। अब देखो जितने भी डबल बॉन्डेड एल्कीन होती है, जो भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे वो थोड़ा सा फ्री होते हैं। तो अगर इनमें कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच हो। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें भी फ्री है, तो ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा अगर इसमें हम कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दे, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अब करेगा क्या, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, ये ए एल्कीन है, ये बी एल्कीन है, इन दोनों में कौन ज्यादा इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो देखना यहां पे क्या लगा बच्चे, ये CH3 है, ये CH3 है। देखो अगर ऐसा करके बना के चेक कर लेते हैं, अगर ए एल्कीन ने डोनेट किया तो बच्चे ये होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा। अगर जब ए एल्कीन ने दिया तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH3। अब देखो क्या, ऐसे समझा करो, ये जो डबल बॉन्ड है समझो ये किससे बना है, पॉजिटिव नेगेटिव से। किससे बना है, पॉजिटिव नेगेटिव से। अब नेगेटिव वाले को E प्लस दे दिया तो यहां कौन सा चार्ज बचा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल यहां से जुड़ गया होगा E। समझ में आया, ये डबल बॉन्ड उठ के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये उठ के इलेक्ट्रोफाइल के पास आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ठीक, इसको आप ऐसे समझ लिया करो, ऐसे ऑलरेडी बना लिया करो। ऐसा था, तो ये CH3 था, ये CH3 था। एक को पॉजिटिव दे दो, दूसरे को नेगेटिव दे दो। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक जो पाई बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैं तो जैसा कि मैंने कहा कि इस एक पाई बॉन्ड हमें पता है किससे बनता है, एक दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैंने एक जो ट्रिक टाइप आप समझ लो कि एक पाई बॉन्ड को आप क्या करो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से ब्रेक कर दिया करो। अभी किस कार्बन को पॉजिटिव देंगे, अब सपोज इस कार्बन को पॉजिटिव दें कि इस कार्बन को। तो ये अभी वक्त जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगे, किसको पॉजिटिव देना चाहिए किसको नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन सेम थे तो चाहे जिसको पॉजिटिव दो चाहे जिसको नेगेटिव तो बात बराबर। तो मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव। तो मुझे पता है E प्लस किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, तो E यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो पहली कंडीशन ये थी कि जब ए एल्कीन ए एल्कीन अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को दे। अगर सपोज दैट बी एल्कीन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल देगा तब क्या बनेगा, ये तो किसके थ्रू था, ए के थ्रू था। अगर बी, यहां मैं लिख रहा हूं वाया बी, बी साइड,
है ना, कि बी एल्कीन जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तब क्या बनेगा। तो बच्चे तब क्या बनेगा देखना, ये CH3 ऐसे रहेगा, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, है ना। तो देखो अब डिसाइड क्या करना है मुझे कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल था, मतलब ए एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल थी कि बी एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल थी। बच्चे अब इन दोनों प्रोडक्ट से आप बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल इस समय कार्बोकेटाइन है। अगर ये कार्बोकेटाइन कर देखो तो इसके बगल में एक ये कार्बन है अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, तीन अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक भी नहीं, तो टोटल हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ देखो तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक या 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। और बच्चे मैंने पहले ही क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इस वजह से ए एल्कीन जो थी वो मोर न्यूक्लियोफिलिक थी, किससे, बी से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एल्कीन जो है, ऐसे लिखो, ए इज ग्रेटर देन बी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ठीक, ये बात इतनी समझ में आई आपको। बात यहां से निकल के आती है समझ में कि देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एल्कीन क्या होगी बच्चे, वो एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो याद रखिएगा, एक इससे हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी उस एल्कीन का बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आप इसको अच्छे से लिख के ब्रैकेट में बंद करके स्टार लगा लीजिएगा बच्चे, समझ में आई ये बात। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले आपको खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करना है। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CS2 CH डबल बॉन्ड CS3 CS3। ठीक, अब आपको बताने ये ए एल्कीन है, ये बी एल्कीन है। ए और बी में ज्यादा क्या, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किस में होगा, ए एल्कीन में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा कि बी में। अब बच्चे देखो ये एल्कीन है, इससे बगल से 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 3 3 6, ये भी अल्फा कार्बन, 3 3 6 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसका काउंट करो तो ये भी इसके कंपैरिजन, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 इधर से 3 इधर से कंपेयर करो तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो बी जो था वो ए एल्कीन से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको, इतना कॉन्सेप्ट समझ में। अब बात आती है कि ए और बी दो एल्कीन थी तो उसमें हमने डिसाइड कर लिए बच्चे कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। तो यहां पे हमने देखा ये जो बी वाली एल्कीन थी इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा था। अब किसी ने सर मुझसे पूछा कि सर अगर इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल डालते हो, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, अब देखो दो पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रोफाइल यहां से भी जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहां से भी जुड़ सकता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कहां से जुड़ना चाहिए। ये एल्कीन मान लो, ये एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ के मान लेते हैं। कभी भी एग्जाम में ऐसे मान लिख के दिखाना नहीं, बस समझने के लिए इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, तब क्या बनेगा। तो देखो तब बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CS2 CH पॉजिटिव, C से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और ये CH3 CH3। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज जो था, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब बच्चे देखना, ये पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट थे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा, सपोज दैट आप पॉजिटिव और नेगेटिव इसको दे दो, पॉजिटिव इसको दे दो, नेगेटिव इसको दे दो,
तो तब क्या कंडीशन होगी, तब क्या बनेगा बच्चे, तब बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHE C पॉजिटिव CH3 CH3। तो यहां पे देखो जब इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाता है ये वाले कार्बन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ये है, ये भी है, ये भी, 3 3 6 एक 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चे। तो ये वाला जो बना है इंटरमीडिएट, ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो एल्कीन कहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चे, वो हमेशा याद रखना यहां से जुड़ेगा। अब पेपर में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम ऐसे बार बार निकाल के चेक करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं चेक करना है। तब हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ एल्कीन बना था, तो हम इन दोनों एल्कीन में चेक कर लेंगे कि इसके बगल में जो अल्फा कार्बन है और इसके बगल में जो अल्फा कार्बन है, उन दोनों में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी से उस पे क्या आएगा, हमेशा याद रखना, उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर जिसमें क्या, जिससे अल्फा कार्बन मतलब कि जुड़ा है ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो उससे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा, हमेशा उसके बगल वाले से जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आए। अब इसी पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको करना है, देखो ये खेल है सब प्रैक्टिस का। अभी शायद आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में टफ है नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि कैसे चीजें हो रही। तो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, आप भी मेरे साथ लिखते रहिएगा क्वेश्चन। ठीक, ये ए एल्कीन है बच्चे, ये कौन सी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें आपको बताना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसमें ज्यादा तेज होगा। मतलब कि अगर इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा दें, तो आपको एक तरीके से बताना है कि इन चारों एल्कीन में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो चेक कैसे करेंगे, अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन चेक करो तो यही अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है। इसके पास चेक करो तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे। यहाँ पे चेक करो तो 3 ये और एक ये, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करो तो 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे। ये बच्चे यहाँ पे जो कुछ लिखा नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ये CH3 लिखा है, एक कार्बन है और एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इसका चेक करो, 3 3 6 6 एक 7 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। इस वजह से डी जो था सबसे ज्यादा होगा, डी के बाद सी के बाद बी, नहीं सी के बाद ए, क्योंकि ए पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे और बी सबसे लास्ट में। ये क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे तेजी से डी एल्कीन से रिएक्ट करेगा, फिर सी से रिएक्ट करेगा, फिर ए से करेगा, फिर बी से करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर आपके साथ दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से प्यार से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये बात थी अभी तक इसकी कि कब जब एल्कीन होगा तो वहां पे हम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इन सब की भी बात हमने देख ली थी। ठीक, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है वो भी जल्दी से हम कर लेते हैं, लिखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक, इन दोनों में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जुड़ेगा, इस कार्बन से कि इस कार्बन से। तो मैंने क्या बताया, चेक कर लो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके जस्ट बगल वाली एल्कीन से क्या होगा, जुड़ेगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके बगल में एक ही अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास चेक करो तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना, जिसमें मैंने क्या कहा था, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसके बगल वाले पे ही हमेशा जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल।
क्यों ऐसा? ऐसा मैं बोल क्यों रहा, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो इस पे क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो इसके बगल में एक ही अल्फा कार्बन है जिसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो यहाँ पे दो ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। और इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके बगल में क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ेगा और यहां पे बच्चे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं किसकी, कि इसको एक तरीके से बोलते हैं हम साइट सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? साइट सेलेक्टिविटी। कि हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से साइट पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा, कौन से साइट पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ये है CH3। ठीक बच्चे, ये A है, ऐसा है। हाँ सही, ठीक 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 सही। ये ऐसा बना है, ये A है। इसको मैं रेस करके अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। क्वेश्चन मेरा ये है CH3। बच्चे ये A है, ये B है। आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, ए पोजीशन पे कि बी पोजीशन पे। तो बी पोजीशन पे चेक करो तो तीन अल्फा हाइड्रोजन, ए से चेक करो तो यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो उसी के जस्ट बगल, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें कम उसमें क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन कराएंगे तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे CH3। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो फिर से बता दे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन, कितने टोटल, चार अल्फा हाइड्रोजन। अगर बच्चे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ता तब क्या बनता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता और ये CH3 और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता। तो यहाँ पे एक, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो, दो अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल इस वजह से यहाँ पे जुड़ता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा थे। ठीक, अगर ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला है, ये ए है एल्कीन, ये ए सेंटर है और ये बी सेंटर है। ए और बी में आपको बताना है, ए और बी में आपको बताना है, ऐसे कर लो, हाँ ये सही रहेगा। ए और बी में बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां पे अटैच होगा। देखो ए के पास कितने हैं, तीन तीन छह, बी के पास कितने हैं, दो। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम है वहीं पे जाके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया ई, ये ऐसा। तो इतनी कहानी आई होप आपको सबसे अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, ये सब है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये सब एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए वो दिक्कत है। ठीक, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आप महा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ लिखना क्या, आपको क्या, मुझे पहले लिखना पड़ेगा। शायद इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया होगा। ये है CH3,
ठीक बच्चे, तो इसमें आपको बताना है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन। मतलब देखो, सब में क्या ऊपर लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है, सब में क्या लगा है बच्चे, एल्किल ग्रुप लगा है। इसको ऐसे लिख लो CH CH3। ठीक, सब में क्या लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, किसमें ज्यादा होगा। या तो क्वेश्चन एक और तरीके से बनाया जा सकता है कि कौन सा बेंजीन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा उसी में इलेक्ट्रोफिलिक का रेट उतना ज्यादा होगा। तो पहले आप खुद से सोचो एक बार क्या होना चाहिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप खुद से सोच के देखो। देखो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगा है, एक ये, यहाँ पे एक दो ये भी लगा है, यहाँ पे तो एक दो तीन लगे हैं। ठीक, तीन लगे हैं, तो तीन की वजह से क्या होना चाहिए, तीन की वजह से क्या होना चाहिए, इसको ऐसे कर लो, इसको C2H5 बना लो। ये है C2H5, हाँ ये सही है। वैसे लिखा तो वही था, हाँ सॉरी बच्चे, लिखा तो वही था C2H5। तो अब बताना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आपको बताना रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस में ज्यादा होगी। तो कुछ बच्चे सिंपल सा आंसर दे देंगे सर इसमें ज्यादा होगा D, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में बढ़ा रहे होंगे। तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप लगे जो कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सबसे ज्यादा तेज अटैक करना चाहिए। यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगा है तो इस वजह से उसके कंपैरिजन में कम। यहाँ पे C2H5 लगा तो उससे भी कम, यहाँ पे CH3 लगा तो उससे भी कम। तो कुछ बच्चे तो चुपचाप लिख के आ जाएंगे DCBA। मैं कह रहा हूं ये गलत। अब गलत क्यों है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बताया क्या था, याद रखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेंट कौन करता है, याद रखना हमेशा, ये बात को अंडरलाइन ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इन चारों में बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखना, देखो एक ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो एक तरीके से ये एल्कीन का ही तो पार्ट है, एल्कीन का पार्ट है। तो यहाँ बगल में क्या लगा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, यहाँ तो तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको ओपन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH2 CH3। तो इसमें ये एल्कीन है, एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे काउंट करो तो अल्फा कार्बन, यही अल्फा कार्बन है सिर्फ, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो एल्कीन ये है, एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे जिसमें जितना ज्यादा क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये बात मैंने आपको बता रखी है, क्योंकि देखो होगा क्या, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे ये है, ये है CH ठीक। ये जो ये कार्बन का जो p ऑर्बिटल रहा होगा, p ऑर्बिटल जो रहा होगा, देखना अब यहां पे पूरा कॉन्जुगेशन कैसे बैठ रहा था, मेरा डायग्राम ज्यादा अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, देखना ये बेंजीन था, तो बेंजीन पे यहां पे प्रॉपर क्या था, डीलोकलाइजेशन हो रहा था, एक एक यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप, यहाँ पे इसका जो एक p ऑर्बिटल है, तो इसके साथ ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ दे दे, तो इसके वजह से ये कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, स्टेबिलिटी या कह सकते हैं आप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो था ज्यादा क्या होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ए का BCD से सबसे ज्यादा होता है। तो इसका अगर ऑर्डर लगाना होगा तो A
देन बी, देन सी, देन डी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि याद रखना, ऐसे समझ लो कि जिसका अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज्यादा, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी उसके सामने दिखेगा वो तेजी से अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और मेरे सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो मैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है और एक बहुत गरीब आदमी है, तो मैं उसके पास यार दे दूंगा, यार गरीब आदमी का भला हो जाएगा। इसी वजह से यहां भी वही कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि पैसा ज्यादा है तो गरीब आएगा, तो ये पहले देगा, ये बाद में, ये बाद में, ये सबसे बाद में देगा। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे मुझे। ये है OH, ये है CH3, ये है बेंजीन, और ये है CHO। आपको इन चारों में बताना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक किसमें ज्यादा होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बच्चे देखना, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये डीलोकलाइजेशन में होगा। तो इसको याद रखना, हमने क्या बताया था, जब भी बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाए या घटाए बेंजीन रिंग में, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये कौन सा प्लस एम होगा कि माइनस एम, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उसको हमेशा बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां पे क्या लगेगा, देखो ये ऐसे रहा होगा, और मैंने क्या बताया था, माइनस एम वहां लगता है जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन से कोई मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ग्रुप लगा तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इसमें आपको देखना क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, एक तो ये बढ़ा रहा है, एक तो ये बढ़ा रहा है, ये तो न्यूट्रल है, ये तो खींच रहा है, तो इसमें इससे हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं डी तो सबसे लास्ट में होगा। एक बात तो समझ में आ गई। अब ए में भी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, बी में भी बढ़ रही, और सी में तो न्यूट्रल है तो सी तो उसके बाद होगा। ए और बी में डिसाइड करना है, देखो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, लेकिन हमेशा याद रखना जो डोमिनेटिंग होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। इस बात को लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता है वो होता है मेसोमेरिक, मेसोमेरिक, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है बच्चे उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो ये ऑर्डर है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा डोमिनेंट मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, एक और, फिर अगर ये बात समझ में आ गई तो एक इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन ये है, ये है CH2NH2, ये है NH2। आपको बताना रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसमें ज्यादा होगा, ये ए है ये बी है, तो ए और इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल किसमें तेजी से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ये CH2 बच्चे, मतलब एल्कीन से डायरेक्टली CH2 अटैच है, मतलब दो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में डालेगा, तो यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इस वजह से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसमें ज्यादा होगा। तो इतनी कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ कंबशन। तो जैसा कि अभी तक हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर, और जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन। उसी को बोला जाता है हीट ऑफ कंबशन। समझ में आई इतनी बात? देखो, अब हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम एल्कीन की बात कर रहे थे, तो हम एल्कीन को ही लेके चलते हैं। देखो, अगर कोई एल्कीन अनस्टेबल है, अनस्टेबल वो क्यों है? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या है? एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा, जैसा कि रिलेशन क्या होता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में, एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम। तो अनस्टेबल एल्कीन की एनर्जी क्या है बच्चे? ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी उसकी है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो लिबरेट भी उतना ज्यादा करेगा। तो एक तरीके का रिलेशन यहां पे हम स्टेब्लिश कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है एल्कीन की, हीट ऑफ कंबशन वैसे वैसे घटता है। तो इन दोनों में किसका रिलेशन है? एकदम जैसे कि हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, हूबहू केस उसी तरीके का हीट ऑफ कंबशन का होता है। इन दोनों में इनवर्सली का रिलेशन होता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि क्या हीट ऑफ कंबशन वैसे वैसे इंक्रीज होगा। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है और मैं इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगा। कुछ क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और इसको हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेन पार्ट में, एरोमेटिक कंपाउंड में। किस में आ जाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड में, कि एरोमेटिक कंपाउंड ये सब क्या होते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी से आपको करा देता हूं। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बताना है कि हीट ऑफ कंबशन किस में ज्यादा होगा। तो आपको ये नहीं याद रखना, आप क्या निकाल लेना है, आपको आपको निकालना क्या है बच्चे? आपको चुपचाप से आपको चुपचाप से क्या निकालना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लेना है। स्टेबिलिटी आप एल्कीन की निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसी का इनवर्स लगा दोगे ऑर्डर, तो वो आ जाएगा हीट ऑफ कंबशन का। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप देख लोगे। यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करोगे तो क्या है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। आपको पता है इनकी स्टेबिलिटी कैसे? ये तो सबसे स्टेबिलिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चे? ये अगर यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे लगाते हैं तो प्राइमरी कार्बोकेनायन बनता है। तो सबसे ज्यादा ई, ये ई है, डी सी बी ए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ई होगी। ई के बाद बच्चे ये सिस है, ये ट्रांसफॉर्म है। सी, ई के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर। इसी का जस्ट ऑर्डर आप रिवर्स कर दो तो वो हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन का। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड में हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा। तो याद रखना एक बात है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, क्या? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जिसका जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीजेस। क्या होगा? हीट ऑफ कंबशन इंक्रीज होगा। तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि किसमें किसमें ज्यादा होना चाहिए हीट ऑफ कंबशन। आई थिंक हम कहीं गलती कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस मतलब कि हीट ऑफ कंबशन इंक्रीजेस। तो सबसे पहले तो हमें पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी? ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर उसका तो सही था, किसका? जब सबसे पहले हमें याद रखना, जब भी हम हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जब क्या सबसे पहले चेक करना है हमें कि नंबर ऑफ कार्बन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ 2 ही कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन थे, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तीन, ये तीनों का तो अब 4 क्या हो गया बच्चे? इन तीनों में हमने देखा कि चारों
इन तीनों में 4 ही कार्बन प्रेजेंट थे। अब इन दोनों की बात करो, ये दोनों तो वैसे भी लास्ट हो जाएंगे, क्यों? इनके पास कार्बन कम है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा? ए तो सबसे लास्ट, उसके बाद बी होगा। अब इन तीनों में आपको डिसाइड करना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो अब हम डिसाइड किससे करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होता है। अब इन तीनों में आपको डिसाइड करके मुझे बताओ कि किसमें क्या होना चाहिए। देखना, अब इन तीनों में हमें डिसाइड करना, तो मुझे पता है E तो जो होगा सबसे इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, तो E के क्या स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो इसका हीट ऑफ कॉम्बिनेशन, हीट ऑफ कंबशन उतना कम होगा, तो इसके बाद E आता है। सी और बी में देखो तो ये ट्रांस एल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल होगी, इस वजह से इसका हीट ऑफ कंबशन उतना कम होगा। डी देन सी, ऑर्डर क्या है? सी डी ई बी ए। ठीक, ये समझ में है। अब इसकी बात करो तो देखो, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन होता है उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होता है। तो इतनी कहानी थी हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये सारा हमने एप्लीकेशन पार्ट उसका पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।